हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में बात की थी अबाउट हीट एंड वर्क के बारे में। ठीक है, मैंने आपको हीट के दोनों क्या होते हैं, वैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, मोड ऑफ एनर्जी होते हैं, हीट एंड वर्क। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। अगर हम हीट की बात करें तो हमने क्या फॉर्मूला देखा था हीट के लिए? 3 फॉर्मूला हमने देते थे। Q इक्वल टू क्या होता है आपका C इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर आपको हीट कैपेसिटी दी हुई है, अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है तो Q इक्वल टू क्या होगा MS डेल्टा टी, ऐसा आपको दिया है तो। और अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी CM दिया हुआ है तो Q की वैल्यू क्या होगी N इंटू CM इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर हीट सिस्टम के द्वारा रिलीज की जाती है, हीट रिलीज, तो उसका साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। और हीट एब्जॉर्ब की जाती है सिस्टम के थ्रू तो उसका साइन हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने बात की थी अबाउट वर्क के बारे में। तो वर्क में देखा था हमने 2 टाइप के वर्क होते हैं, एक तो होता है नॉन पीवी और एक होता है आपके पास पीवी वर्क। नॉन पीवी में आपके इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, आपके ग्रेविटेशनल वाले जो रहते हैं वर्क वो आते हैं। और पीवी वर्क, उसके लिए हमने कैलकुलेशन की थी और फॉर्मूला भी डिराइव किया था। दोनों का टोटल क्या होता है? आपका टोटल वर्क होता है। पीवी के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था W इक्वल टू क्या होता है आपके पास P एक्सटर्नल, माइनस साइन आगे लगाते हैं, इनटू डेल्टा V दैट इज V2 माइनस V1। ठीक है, नेगेटिव साइन क्यों लगाते हैं यहाँ पे? अगर सिस्टम के थ्रू वर्क किया गया है तो वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। और सिस्टम पर वर्क किया गया है तो वो क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। वो चीज़ हमने देख ली थी। ठीक है, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V इक्वल टू V2 माइनस V1, यही फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। क्लियर है? इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। चलिए, इसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम यहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं इसके बारे में, लॉस ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। हम थर्मोडायनामिक्स लॉस पढ़ते हैं। ठीक है, कि थर्मोडायनामिक्स लॉस कौन कौन से होते हैं आपके, उनके बारे में हम एक बार थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 लॉ होते हैं थर्मोडायनामिक्स के। एक तो होता है आपका जीरोथ लॉ, एक होता है फर्स्ट लॉ, एक होता है सेकंड लॉ और एक होता है आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विथ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? बिल्कुल सिंपल सा लॉ है ये, और कहा जाए तो लॉ लगता भी नहीं है कि ये लॉ है, बिल्कुल इजी है। आप देखिए, अभी आप समझ जाओगे कि ए अगर इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम में किसके साथ? बी के साथ। अगर ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, इसका मतलब इसका भी टेम्परेचर मान लीजिए T1 है तो बी का भी टेम्परेचर क्या होगा? T1। इसे बोलते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है? सेम है। जैसे होता है ना केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें क्या आपका टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है ना, वही है सेम। यहाँ पे क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में यहाँ टेम्परेचर क्या हो जाएगा आपका? सेम हो जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम आपके 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है मटेरियल इक्विलिब्रियम और एक होता है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इसको देख लेते हैं। ए बी के साथ क्या है? इक्विलिब्रियम में, थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब ए और बी का टेम्परेचर क्या है? सेम है। सेम इसी तरह से अगर ए आपका सी के साथ भी क्या हो? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, ए सी के साथ भी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ए और सी का टेम्परेचर भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब ए का टेम्परेचर T1 है तो सी का टेम्परेचर भी क्या होगा? T1 ही होगा। तो ये लो ये कहता है कि अगर ए
बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी भी आपस में क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब उनका भी टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, और हमें दिख भी रहा है। बस यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना, मैंने कहा था ना बिल्कुल सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसमें। इसका स्टेटमेंट हम लिख लेते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if A and B are in thermal equilibrium and A and C are also in thermal equilibrium, then B and C will also be in thermal equilibrium, or B and C will be in thermal equilibrium with each other। तो बस यही है आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, बिल्कुल इजी है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, क्लियर है। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम के लिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम जो होता है मेनली, इसको हम तीन टाइप से क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक होता है आपके पास मटेरियल इक्विलिब्रियम, और एक होता है आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपके, हम बात करते हैं केमिस्ट्री में गैसों के लिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब, और गैसों में हम क्या कंपेयर करते हैं, प्रेशर। जब प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है, तब हम कौन सा इक्विलिब्रियम मान के चलते हैं, आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मान के चलते हैं। तो अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स प्रेशर इज सेम, सिंपल। मतलब किसी भी दो सब्सटेंस के बीच में अगर हम बोल रहे हैं कि उनमें मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उनका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, सिंपल सा मीनिंग है। मटेरियल इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हम इसको डिफाइन करते हैं, इसमें हम कॉन्सेंट्रेशन से डील करते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है दो चीज़ें, इसका मतलब क्या है, उनमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम है या फिर कांस्टेंट हो चुकी है। कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिकल मटेरियल इक्विलिब्रियम मीन्स कॉन्सेंट्रेशन इज कांस्टेंट, ठीक है। और थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा आपका, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। इट मीन्स टेम्परेचर इज सेम। तो कभी भी दो सब्सटेंस अगर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, किसमें, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, तो उनके लिए कंडीशन क्या होती है कि आपके मैकेनिकल, मटेरियल और थर्मल तीनों टाइप के जो इक्विलिब्रियम है वो एग्जिस्ट करने चाहिए साइमल्टेनियसली, एक साथ, तभी वो आपके जो दोनों सिस्टम है वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि फॉर ए सिस्टम to be in thermodynamic equilibrium,
for a system to be in thermodynamic equilibrium, all three types of equilibrium should be or should occur simultaneously. तीनों आपके इक्विलिब्रियम को, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम शुड अकर साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों इक्विलिब्रियम आपके एक साथ होने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो सिस्टम आपका थर्मोडायनामिकली क्या है, इक्विलिब्रियम में। ठीक है ना, इसका कोई अपने ज़्यादा यूज़ तो आएगा नहीं, ये मैं आपको केवल इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है और किस टाइप से हम उसको डिफाइन करते हैं उसके लिए मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया। ठीक है ना, चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए। फिर हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना, जीरो में बस इतना ही एक स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। चलिए, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, सिंपल है ये आपका। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर। किसके ऊपर, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि ना तो आप एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही क्रिएट कर सकते हो। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ठीक है, इट कैन ट्रांसफॉर्म और चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, ये होता है आपका एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो उसी के बेसिस पर ये आपका क्या है, डिपेंड करता है। तो अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में FLTD फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, या फिर FLOT फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, और हम कह सकते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन दी एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे किसी भी सब्सटेंस की आपको क्या करनी है, स्टेट चेंज करनी है। ठीक है, या किसी भी सब्सटेंस में स्टेट चेंज होती है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, मैंने अपनी स्टेट को चेंज किया, मतलब मैं वहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो इस स्टेट को चेंज करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एनर्जी के दो मोड होते हैं, एक तो हीट और एक होता है आपका वर्क। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे कहाँ से मिली, मुझे मेरी पोजीशन को चेंज करने के लिए या किसी की भी मतलब स्टेट को चेंज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से मिलती है, वो मिलती है उसे इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। कहाँ से मिलती है, उसकी इंटरनल एनर्जी जो होती है, अंदर की जो एनर्जी वो होती है, तभी आपकी स्टेट क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो जब भी किसी की स्टेट चेंज होती है तो सबसे पहले चेंजेस किस में होते हैं, आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस होते हैं। ठीक है, और अगर इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हो रहे हैं तो वो दो टाइप से हो सकते हैं आपके, या तो वो हीट के जरिए हो या फिर किसके जरिए हो, वर्क के जरिए। ठीक है, मतलब मैं अगर वर्क कर रहा हूँ तो या तो मैं खुद अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ या फिर कोई और मुझे उठा के यहाँ पे ले आए इस दूसरी स्टेट पर। तो वर्क या तो सिस्टम के द्वारा किया जाए या फिर सिस्टम के ऊपर वर्क किया जाए, इस तरीके से हो सकता है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर हीट रिलीज करके किया जा सकता है या फिर हीट एब्जॉर्ब करके किया जा सकता है सिस्टम के थ्रू। ठीक है, तो आप सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी स्टेट में जो चेंजेस होते हैं
वो चेंजेस होते हैं किसके जरिए, इंटरनल एनर्जी के जरिए, ठीक है ना। और इंटरनल एनर्जी अगर आपकी चेंज हो रही है तो वो भी दो तरीके से होगी, हीट और वर्क के थ्रू, ठीक है ना। हम कह सकते हैं व्हेन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम चेंजेस, सिस्टम चेंजेस the internal energy, the internal energy changes। जब आपके स्टेट चेंज होती है सिस्टम की तो आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है, वो भी चेंज होती है। और ये दो तरीके से हो सकती है। When the state of a system changes, the internal energy of the system also changes, ठीक है, उसके साथ उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, द चेंज इन internal energy can be brought about two ways। दो तरीके से आप इंटरनल एनर्जी में चेंजेस हो सकते हैं। फर्स्ट, आइदर वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। आइदर वर्क इज डन on the system or work is done by the system। मतलब ये हम यहाँ पे वर्क को रिलेट करेंगे, ठीक है। सेकंड जो तरीका है दैट इज हीट एक्सचेंज के जरिए। आइदर हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम, आइदर हीट is released by the system or heat is absorbed by the system। मतलब यहाँ पे हम Q को रिलेट करेंगे, ठीक है। तो बस यही है सिंपल फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि डेल्टा U इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होता है वो Q प्लस W इन दोनों के सम के बराबर होता है। यही होता है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हीट प्लस वर्क, जो आपके एनर्जी चेंजेस के दो मोड हैं उन दोनों के सम के बराबर होता है इंटरनल एनर्जी में चेंज। क्लियर है। इस फॉर्मूले को जब भी आप यूज़ करोगे यहाँ पे हीट और वर्क दोनों की वैल्यू विथ साइन आपको यूज़ करनी है, ठीक है ना। साइन के साथ आपको यूज़ करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो नोट डाल के आप लिखिए यूज़ द वैल्यूज़ ऑफ हीट एंड वर्क विथ साइन। साइन के साथ, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। मतलब हीट रिलीज हो रही है तो क्यू की वैल्यू आएगी माइनस, हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो क्यू की वैल्यू आएगी प्लस। वर्क सिस्टम पर किया जा रहा है तो पॉजिटिव और सिस्टम के द्वारा किया जा रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव। इस तरह से आपको वैल्यू साइन के साथ लिखनी है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है दैट इज़ यूनिट कन्वर्जन। अगर वर्क को आप जूल में लिख रहे हो तो आपको हीट को भी जूल में लिखना पड़ेगा और इंटरनल एनर्जी को भी जूल में लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एनर्जी की यूनिट यहाँ पे एटीएम लीटर लिख रहे हो या बार इंटू लीटर लिख रहे हो तो यहाँ पर भी आपको यूनिट सेम रखनी पड़ेगी। यूनिट का कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यूनिट कन्वर्जन इज इम्पोर्टेंट, यूनिट कन्वर्जन इज
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दो चीज़ों का आपको इस पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए सिस्टम expands from 5 लीटर to 10 लीटर, ठीक है। एक सिस्टम है जो एक्सपेंड हो रहा है 5 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 atm। आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया हुआ है 2 atm, ठीक है। इफ इट एब्जॉर्ब्स 800 जूल हीट, ठीक है। वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है? 800 जूल, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस कैलकुलेट डेल्टा यू। डेल्टा यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। चलिए देखिए, सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है फ्रॉम 5 लीटर टू 10 लीटर, ठीक है। मतलब V1 है आपका 5 लीटर और V2 है आपका 10 लीटर, तो डेल्टा V कितना होगा? V2 माइनस V1, दैट इज 5 लीटर। क्लियर? चलिए अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब आपको P एक्सटर्नल दिया हुआ है कितना? 2 atm, ठीक है। इफ इट एब्जॉर्ब्स 800 जूल हीट, हीट Q कितनी है? 800 जूल। एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब पॉजिटिव साइन, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ड्यूरिंग द प्रोसेस कैलकुलेट डेल्टा यू, ठीक है। डेल्टा यू कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है? Q प्लस W, ठीक है। यूनिट आपको सेम रखनी है। Q की यूनिट है जूल में, तो आपको W की यूनिट भी किस में होनी चाहिए? जूल में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए W इक्वल टू क्या होता है आपके पास? माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सिस्टम क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है। एक्सपेंड हो रहा है मतलब वर्क क्या होगा? वर्क का साइन अगर हम बात करें तो गैस वर्क कर रही है, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, तो साइन क्या होगा डब्ल्यू का? नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो डब्ल्यू बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डब्ल्यू इक्वल टू पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है? 2 atm इंटू डेल्टा वी 5। तो डब्ल्यू की वैल्यू आ गई आपके पास -10, क्योंकि माइनस साइन आगे लगेगा, और यूनिट आएगी एटीएम लीटर, क्योंकि प्रेशर की यूनिट है एटीएम और वॉल्यूम है आपका लीटर में। अब देखिए अपने को जूल में यहाँ वैल्यू रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्यू की यूनिट क्या है? जूल में, तभी आपके पास डेल्टा यू भी किस में आएगा? जूल में आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि 1 एटीएम लीटर कितना होता है जूल में? अगर हम कन्वर्ट करें तो 101.3 जूल, तो उसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 101.3 आपका आंसर आएगा जूल में। W की ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है। डेल्टा यू इक्वल टू प्लस 800
माइनस ये वैल्यू कितनी आएगी 1013 तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई फाइनल दैट इज -213 जूल। इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या आई -213 जूल। ठीक है ना, बिल्कुल इसी टाइप के इजी क्वेश्चन ही आते हैं इसमें। बस आपको केवल यूनिट कन्वर्जन और साइन का थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं होता है। क्लियर है? चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग ए प्रोसेस for a system undergoing a process in which डेल्टा U इक्वल टू 300 जूल। डेल्टा U की वैल्यू आपको दी गई है 300 जूल। ठीक है, एंड इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल ऑफ हीट and it absorbs 400 joule of heat। ठीक है, and it absorbs 400 joule of heat undergoing expansion against अंडरगोइंग एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, अगेंस्ट 0.5 बार। ठीक है, अगेंस्ट 0.5 बार प्रेशर आपको बार में दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है चेंज इन वॉल्यूम। कैलकुलेट चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा V, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। बस यूनिट का आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है ना, चलिए देखिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। डेल्टा U की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी हुई है 300 जूल। ठीक है, फॉर ए सिस्टम अंडरगोइंग ए प्रोसेस इन विच डेल्टा U इक्वल टू 300 जूल। ठीक है, एंड इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल। तो हीट आपको दी हुई है प्लस 400 क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है, जूल के अंदर दी हुई है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हीट अंडरगोइंग एक्सपेंशन हो रहा है, तो एक्सपेंशन के लिए W का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V होता है। क्लियर है? माइनस साइन मतलब एक्सपेंशन अगेंस्ट 0.5 बार मतलब प्रेशर आपको दिया गया है P एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है 0.5 बार दिया हुआ है। क्लियर है? डेल्टा V आपको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा आपके पास Q प्लस W, 300 इक्वल टू 400 माइनस P एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है 0.5 बार इंटू डेल्टा V, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो डेल्टा V आपके किस में आएगा, लीटर में ही आएगा, लीटर में। तो देखिए यहाँ जूल में है, यहाँ जूल में, तो बार इंटू लीटर, इसको भी आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने बताया था आपको 1 बार इंटू लीटर किसके बराबर होता है 100 जूल के बराबर होता है। बस वो वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। 300 इक्वल टू आपके पास आएगा 400 माइनस 0.5 इंटू 100 इंटू डेल्टा V, ये आएगी आपकी यूनिट जूल के अंदर। ठीक है, इसको हटा दिए, जूल में आएगी। क्लियर है? तो देखिए
इसको मैं इस तरफ लेता हूँ और इसको मैं 300 को इस तरफ लेता हूँ, तो ये कितना बचेगा, ये तो बचेगा 50। तो 50 इंटू डेल्टा वी इक्वल टू आएगा आपके पास 100, 400 माइनस 300, और डेल्टा वी यहाँ से आएगा आपके पास 2 लीटर। मतलब डेल्टा वी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, अंडरगोइंग एक्सपेंशन लिखा हुआ भी है, और आ भी कितना रहा है, 2 लीटर, दोनों करेक्ट है। क्लियर है। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, इजी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आपको बताया। बस आपको थोड़ा यूनिट कन्वर्जन पे ध्यान देना पड़ेगा, वो चीज़ है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और साइन का आपको थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, फोकस करके साइन की वैल्यू को लिखना पड़ेगा। क्लियर है ना। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं हम। चलिए ये एक और क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड ऑन द सिस्टम। तो इनमें से किस में वर्क सिस्टम के द्वारा किया गया या फिर उसके ऊपर किया गया है वर्क। मतलब वर्क का साइन आपको बताना है, पॉजिटिव, नेगेटिव या एक्सपेंशन या कंप्रेशन, किसी भी तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, बाकी आपको बाद में सोचना है कि कैसे हम बाकी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है ना। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। देखिए CO गैस प्लस H2 गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, CH3OH लिक्विड। ठीक है, मतलब गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, और गैस का वॉल्यूम क्या होता है, ज़्यादा होता है, और लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें डेल्टा बी, सीधी सी सिंपल बात करें, एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है, और वर्क कैसा होता है आपका, पॉजिटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम होता है, और इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको बाकी के 3 क्वेश्चन भी क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। क्लियर है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, अभी आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट करके लिख लीजिए। क्लियर है। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वही आपको ध्यान रखना है, भले ही सिंपल सा हो बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन और साइन कन्वर्जन, साइन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, वरना आपके क्वेश्चंस क्या है, गलत होने में ज़्यादा टाइम लगेगा भी नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी आते हैं, बस आपको साइन और यूनिट का आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।